5 अगस्त 2019 एक ऐसी तारीख जो हर व्यक्ति को याद होगी, जहां पर जम्मू कश्मीर जब यूटी बना तो कहीं पर खुशी की लहर थी और कई लोग ये बोल रहे थे कि आखिरकार ये क्या हो गया। क्योंकि उससे पहले हमने देखा कुछ तो बड़ा होने वाला है, कुछ तो बड़ा होने वाला है। वो बड़ा क्या होने वाला था, वो जब तारीख पास आई तो सबको दिख भी गया। लेकिन अभी भी कुछ लोगों के जहन में एक बात आती है कि हमें कितने फायदे यूटी बनने के बाद जो है वो मिले हैं, क्या उतने मिल पाए हैं जिस तरीके से हमने जश्न मनाया था ढोल नगाड़ों के साथ। इस सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज इस पैनल में खास मेहमान हैं, हमारे सहयोगी पत्रकार हैं, हमारे साथ सीनियर पत्रकार जुड़े हैं। आशीष कोहली जी के पास जाऊंगा। आशीष जी, 370 को लेकर बहुत से सवाल तब भी उठे थे जब 5 अगस्त के बाद की बात करूं। अब भी कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। देखिए, नौकरियों की बात कर रहे हैं या फिर बाकी मुद्दों की बात कर रहे हैं, वो चीजें नहीं मिल पाई जितनी उम्मीदें लोगों की थी। किस तरह देखते हो 370 को लेकर? देखिए जी, धन्यवाद आपका राहुल जी, और अमित जी, वरुण जी बैठे हैं, और आपके जितने भी दर्शक इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे, मैं उनको राम राम भी कहता हूं। और आपका चैनल भी मैं चाहूंगा कि लोग अच्छे से शेयर करें, अपनी राय रखें, क्योंकि आप लोगों की आवाज़ बन के सामने आते हैं। राहुल जी, आपका जो मुद्दा है आज का बड़ा अच्छा है। वैसे तो इस 370 को दफन हुए अब 2 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इसको लेकर यहाँ पर राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं, चाहे वो बीजेपी हो या फिर एनसीपीडीपी हो। कुछ राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं कि हमने इसको खत्म किया, और कुछ ये कह रही हैं कि ये वापस आ सकता है। लेकिन मैं उसके अलावा ये बोलना चाहूंगा कि आज भी जो जनरेशन है उसके दिमाग में आप उस खत्म हुए 370 की बात डाल रहे हो, जबकि आपको क्या उन चीजों को नहीं डालना चाहिए जो आज भी जिसका दर्द जिंदा है। 1990 में कश्मीर से कश्मीरी हिंदू पंडितों को बाहर निकाल दिया। क्या आज कश्मीर का कोई सियासतदान अपनी पॉलिटिकल रैली में उनकी बात करता है? क्या कश्मीर के जो यंग जनरेशन है, क्या वो आज उनको इस दर्द का पता है कि कश्मीरी हिंदू पंडितों को कैसे बाहर निकाल दिया, किस तरह से उस समय मस्जिदों से जो है ऐलान हुए थे इनको बाहर निकालने के? ये कोई नहीं भूला है। और इस चीज को देखते हुए आज एक बड़े अच्छे फिल्म निर्माता हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री जी, वो द कश्मीर फाइल्स एक मूवी लेकर आ रहे हैं। 26 जनवरी को वो लगने वाली है, और उसके अंदर बताएंगे वो दर्द। 370 की जब बात की जाती है, 170 का ही सबसे बड़ा अभिशाप था, ये काला कलंक था जिसके शील्ड में ये लोग कश्मीर में जो मिनॉरिटीज में थे, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए जाते थे। और ये 370 ही था कि आज तक हमें अधिकार नहीं मिले। लोग आज फायदे मांग रहे हैं। फायदे, मेरे ख्याल से फायदों के लिए थोड़ा सा इंतजार जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि जिस 370 को 70 साल तक यहाँ पर राज जिसने किया है, आज तो 370 खत्म हुए सिर्फ 2 साल हो गए हैं। 70 साल तक किसी ने नहीं कहा कि 370 से हमें नुकसान क्या हो रहे हैं। आज 2 साल हुए हैं 370 खत्म हुए, तो लोग ये कह रहे हैं कि फायदे क्या हुए। मैं उनसे यही पूछूंगा कि भैया, क्या 70 साल से किसी ने वाल्मीकि समाज के बारे में पूछा? मैं वाल्मीकि समाज से नहीं हूं, लेकिन मैं वाल्मीकि समाज के बीच में जरूर जाता हूं। क्या कभी उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, मुफ्ती मोहम्मद सैयद जी जो भी यहाँ पर नहीं है, या फिर वो अलगाववादी नेता जो मर चुका है सैयद अली शाह गिलानी, कभी गया वाल्मीकि समाज के पास? कभी गया बाजीगर समाज के पास? कभी गए गोरखा समाज के पास? कभी महिलाओं का दुख समझा? जिस महिला की शादी जम्मू कश्मीर से बाहर होती थी उसकी सारी प्रॉपर्टी चली जाती थी। 70 साल से वो लोग ये नुकसान भी सहन कर रहे थे ना। आज 2 साल से फायदे पूछे जा रहे हैं, और ये फायदे पूछने वाले वो लोग हैं जिन्हें 370 के बारे में नॉलेज ही नहीं है। 370 सिर्फ नौकरी जमीन का मतलब नहीं है। 370 एक लड़ाई थी अस्तित्व की। 370 एक लड़ाई थी हमारी आइडेंटिटी की, उस आइडेंटिटी की जिसको तहस नहस कर दिया कश्मीर के लोगों ने, कश्मीर के पॉलिटिशियंस ने। डोगरा आइडेंटिटी हमारी खत्म कर दी। क्यों मुबारक मंडी नहीं बन पाया? 70 साल से 370 था, क्यों नहीं बना? बनना चाहिए था ना। मुबारक मंडी के अंदर हमारा सब कुछ को आग लगा दिया, हमारा डोगरा हेरिटेज को आग लगा दिया। क्यों खत्म कर दिया हमारा सारा डोगरा हेरिटेज? एक पूरी की पूरी कम्युनिटी को खत्म करना हो, आप उनका संस्कृति खत्म कर दीजिए। आने वाली हमारी जनरेशन क्या वेव मॉल में जाएगी, जो 24 घंटे की वेव मॉल में जाके सिनेमा देखेगी? उनको नहीं पता होना चाहिए हमारे डोगराज की क्या क्या कंट्रीब्यूशन थी जम्मू कश्मीर के लिए।
तो मेरे ख्याल से जो आज 370 की मांग कर रहे हैं उनको पहले अपने आप को अपनी आंखों में उन लोगों की आंखों में आंखें डाल के देखनी चाहिए जिनको 70 साल से नुकसान हुआ। क्या जो 370 की मांग करते हैं वो वाल्मीकि समाज की आंखों में आंखें डाल के देख सकते हैं? मैं एक छोटी बच्ची को जानता हूं, उस बच्ची का नाम है राधिका गिल। उस बच्ची को बीएसएफ की नौकरी से बाहर निकाल दिया क्योंकि वो वाल्मीकि समाज की थी, उसके पास स्टेट सब्जेक्ट नहीं था। क्या जवाब है उमर अब्दुल्ला के पास या उनके पास जो 370 मांग रहे हैं? क्या उनके पास जवाब है जो कश्मीर में छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में डाल रहे हैं 370? क्या कभी और किसी कम्युनिटी के लोगों को नौकरी से निकाला तो किसको निकाला? वाल्मीकि समाज की बच्ची को। उसका कसूर क्या है? उसके माता पिता ने यहां पर सफाई की, हमारे कचरे साफ किए और आज हम उनकी बच्ची को एक नौकरी नहीं दे सकते। शर्म आनी चाहिए। ये 70 साल से शर्म आनी चाहिए इस कलंक 370 की वजह से। आज ये अभिशाप दूर हुआ है और एक वो काला कानून खत्म हुआ है। हम खुश हैं। जो नहीं खुश हैं वो उनको आज भी तलवे चाटने की आदत पड़ी है। जो नहीं खुश है उनको आज भी तलवे चाटने की आदत पड़ी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी पत्रकार सीनियर पत्रकार अमित जी आशीष कोहली साहब ने तो ये बता दिया, उन लोगों को जवाब भी दे दिया कि आखिरकार यूटी बनने के बाद कहां कहां और कितने लोगों को फायदे मिले हैं। और 2 सालों में ही जवाब पूछे जा रहे हैं जो पिछले 70 सालों में पूछने वाले शायद नहीं थे वो। मैं माफी चाहूंगा, अमित जी को मैं टोक रहा हूं। एक व्यक्ति बोल रहे हैं कि मुझे पॉलिटिक्स में आ जाना चाहिए। मैं उनको जवाब देना चाहूंगा, पॉलिटिक्स में आना है या नहीं आना है वो मेरा विचार है, वो मैंने सोचना है मैंने क्या करना है। लेकिन आपसे सच बर्दाश्त नहीं होता। सच बर्दाश्त करने की ना हिम्मत रखिए। अगर आप में हिम्मत है तो मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूं। 9419391050 मेरा नंबर है। जो शख्स मुझे कह रहे हैं ना पॉलिटिक्स में आने के लिए, मेरे साथ कल चले। वाल्मीकि समाज के एक एक घर में लेके चलूंगा, फिर उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करना और फिर मुझे बताना पॉलिटिक्स में मुझे आना चाहिए या आपको अपने दिमाग को ठीक करना चाहिए। तो खैर जिनका ये सवाल था उनको शायद उन्हीं की भाषा में जवाब भी मिल गया। अमित जी, आपको लगता है कि जहां पर हिंदुस्तान में कुछ जो अपोजिशन पार्टियां बची हैं, मैं क्यों उस बात को जोर दे रहा हूं, कुछ जो अपोजिशन पार्टियां बची हैं, जो कुछ उन्होंने वो आज सवाल पूछ रहे 7 साल मोदी गवर्नमेंट ने किया क्या, सेंटर में बैठी गवर्नमेंट ने किया क्या। और हम जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो यही सवाल यहाँ के भी बोल रहे हैं कि देखिए ऐसा हो गया वैसा हो गया, पिछले 70 साल में क्या कुछ हुआ उसका जिक्र कभी नहीं किया गया। किस तरह देखते हो 370 को लेकर पॉलिटिकल गलियारों में भी जो अपोजिशन में बैठ रहे हैं आवाज उठ रही है, और कुछ लोग कहते हैं देखो जी फायदे तो बड़े गनाए हैं, थोड़े तक आख भी नहीं। सबसे पहले तो जेके पेजेस का शुक्रिया और मेरे भाई बंधु यहाँ पर बैठे हुए और मैं बड़ा आदर सत्कार करता हूँ। आशीष भाई का भी बड़े अच्छे उनके स्वभाव है, लेकिन इस जब भी धारा 370 की बात आती है भावुक हो जाते हैं थोड़ा सा, और मैं इनके सेंटिमेंट्स की कदर करता हूँ। लेकिन सब्जेक्ट वाइज अगर किया जाए तो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, जो मैं इसके बारे में सोचता हूँ, वो मेरा थोड़ा सा इनसे थोड़ा सा हटकर है। देखिए, इसको वाद विवाद के रूप में ना लें, इसको एक हेल्दी क्रिटिसिज्म के रूप में लें। जिस तरह से इन्होंने कहा कि धारा 370 को लेकर नो डाउट कि इसको हम पिछले 70 सालों से जितनी राजनीतिक पार्टी यहाँ पर रही, उन्होंने धारा 370 को जम्मू कश्मीर और भारत के बीच में विलय को लेकर इसको ज्यादा ओवर पार करवाया, ज्यादा इसको उभार कर सामने लाया, जिस वजह से बच्चे के दिमाग में ये है कि धारा 370 का सपोर्ट करने वाला भारत का हितैषी है और धारा 370 के अगेंस्ट बोलने वाला वो पाकिस्तान के साथ चलता है। लेकिन हम इंटीरियर इसके बीच में जाने की कोशिश करें कि आखिर धारा 370 है क्या। धारा 370 किसने बनाई थी? हम जिसके नाम पर छुट्टी मांग रहे हैं, जिसके नाम पर पूरे जम्मूवासी, जम्मू के डोगरे भावुक हो जाते हैं, उन्हीं राजाओं ने धारा 370 बनाई थी। आखिर उनकी मानसिकता क्या थी? मैं भले ही 370 का फेवर नहीं कर रहा, मैं चाहता हूं कि धारा 370 हटा, बहुत अच्छा हुआ, भारत के लिए इससे बढ़िया बात ही नहीं है। लेकिन आपने जो स्वरूप दिखाया, आपने जो सपना दिखाया कि धारा 370 की वजह से ये आ रहा है और धारा 370 को हटने की वजह से ये चीज होगा, क्या आप वो करने में कामयाब रहे? 9 अगस्त 2019 को ये हुआ, करीब 2 साल का अरसा बीत चुका है। क्या आप वो मानसिकता बदल पाए जो धारा 370 के अगेंस्ट बोलते थे? क्या आपने ये मानसिकता कुछ महीनों या कुछ सालों में पूरी हो सकती है? हालांकि इस बात को भी 2 साल कंप्लीट हुए हैं, तीसरा साल अभी अग्रसर है। क्या जो उनके जहन में पिछले कई सालों से कुछ जिनके सवाल निकलते हैं कि आखिरकार नहीं टूटनी चाहिए थी, हमें स्टेटहुड की वापसी चाहिए, क्या वो घर बैठे लोग ये उनके लिए कुछ जल्दबाजी नहीं होगी कि 2 साल, 2.25 साल में ही वो जवाब पूछ रहे हैं? देखिए, एक चीज मुझे बताइए, भगवान न करे हमारा बच्चा कोई नशे की जद में चले जाता है, वो हार्डकोर नशा जैसे करते हैं उसको बोलता है।
आप रातों रात उसका नशा उससे छीन लीजिए, आप बोलिए आपको नशा नहीं दिया जाएगा, क्या उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है? आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे, रिहेबिलिटेशन सेंटर के पास भी जाएंगे, वो आपको क्या बोलेंगे कि अगर इसकी डोसेज ये रोज की अगर 4 टैबलेट खाता है, इसको पहले 3 पे लाइए, फिर 2 पे लाइए, फिर 1 पे लाइए, फिर 0 पे आइए। अगर 4 टैबलेट्स में से आप बिल्कुल 0 पे ले आएंगे तो वो व्यक्ति या तो पागल हो जाएगा या वो सुसाइड कमिट करने की कोशिश करेगा। ट्रीटमेंट, मैं बात कर रहा हूँ ट्रीटमेंट की। धारा 370 एक बीमारी है, मैं भी कहता हूँ धारा 370 बीमारी है, लेकिन क्या बीमारी को ऑन स्पॉट रातों रात जड़ से उखाड़ फेंकना क्या वो एक सोल्यूशन था? यदि आपने उखाड़ भी दिया तो क्या आपने पेशेंट का ध्यान रखा कि क्या वो पेशेंट है उसको किस तरह से मेडिकेट कर रहा है, उसको किस तरह से उसका ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट देना है? क्या आपने जो जिन विषयों के साथ धारा 370 जोड़ी थी उन विषयों की तरफ आपने ध्यान दिया? क्या आपने अनएम्प्लॉयमेंट का जो एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ाना था, क्या आपने उसके साथ उसको साथ दिया? जिन तथ्यों पर आप पक्ष लेते हैं, कहने का मतलब है कि 370 तोड़ने से पहले गिलानी से भी बात करनी चाहिए थी ऑन टेबल की भाई तोड़ना चाहिए कि नहीं तोड़ना चाहिए, हम ये डोज दें। उससे पहले और हार्डकोर सेपरेटिस्ट नेता है उनसे भी बात करनी चाहिए थी, या फिर अगर कोई टेररिस्टों का स्पोक्स पर्सन आया था तो उनसे भी बात करनी पड़नी थी कि भैया हम ये 370 तोड़ने जा रहे हैं तो तोड़ लें। तो वो आगे आपको एश्योर करते तो उसके बाद 370 तोड़ते। मैं ये हेल्दी डिस्कशन के ही लेकिन एक और चीज है, यदि आपने धारा 370 के बाद आप कहते थे कि उन कश्मीरी सेंट्रिक सोच बदलनी है, आपने क्यों वजूहात है कि आपने सभी लीडर्स को छोड़ दिया, महबूबा मुफ्ती को नहीं छोड़ा आपने क्यों फारूक अब्दुल्ला की पहले आपने छोड़ दिया, उसके बाद आपके सामने सामने एक थर्ड फ्रंट भी खड़ा हो जाता है। यदि आप धारा 370 को हटाने का दम रखते हैं, क्या आप एक थर्ड फ्रंट को खत्म नहीं कर पाए? जिन पॉलिटिकल लीडर्स को आपने एक साल तक दबा के रखा, वो अब लीडर्स फिर वही भाषा बोल रहे हैं, आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो इट मीन्स मैं इसको एग्जाम्पल दूसरी तरफ से जोड़ूंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन किया, फैसला लिया, इंप्लीमेंट करवाया, जबरदस्ती लोगों को पुश किया, लोगों ने सपोर्ट भी किया। अंत में क्या हुआ? आज तक किसी पॉलिटिकल एजेंडे में बीजेपी डिमोनेटाइजेशन को टच नहीं करती क्योंकि उनको पता उनका फेलियर है। दूसरी किसानों का हाल ही में है, इतना बड़ा यदि आपने मानना ही था तो आप 1.5 साल का आपने प्रोटेस्ट उसको लॉन्ग रन पे लेके ही क्यों गए? आप ऑन स्पॉट पे हाथ खड़े कर देते हैं, आप कहते हैं हमसे गलती हो गई। तो लोगों के दिल में धारा 370 को हटाने का जो एक ड्रीम है वो तो आप दे रहे हो। आप ये कर रहे हो कि आप पहले गन पॉइंट पे रखते हो, बात बोलते हो मुझे माफ दे दो, तो व्यक्ति तो अगला शेयर होगा ही कि भैया कल की ये गन हमारे हाथ में भी हो सकती है। तो आपकी गलतियों की वजह से जम्मू कश्मीर के बाशिंदे जो है वो क्यों टॉर्चर सहें? धारा 370 हटा है और हम भी जानते हैं कि नहीं हटेगा, लेकिन जम्मू का डोगरा जिसने उस दिन ढोल नगाड़ों पे नाचा था, जिसने धारा 370 का पक्ष लिया था, वो डर रहा है कि यदि किसान कृषि कानून हट सकता है, कल की अगर धारा 370 वापस आ गया तो वो कश्मीर सेंट्रिक लीडरशिप या कश्मीर सेंट्रिक सोच वाले व्यक्ति जो कि धारा 370 का पक्ष रखते थे, वो उन लोगों का क्या हाल करेंगे जो 370 हटने पे ढोल नगाड़ों के साथ नाचे थे। तो ये डर किसने पैदा किया? ये उसी सेंट्रल गवर्नमेंट में किया जो आप यहां पे कानून तो ले आती है, लेकिन कानून को पीछे बैकिंग करने के लिए अपना पूरा दमखम नहीं रख पाती, और उसको सबसे बड़ा बैक फाइटिंग करती है आपकी जम्मू कश्मीर की इकाई कि यहाँ के लीडर्स ने वो दम रखा कि उस जो फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया उसको बैकफुट तक लेके जाए। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट से बीजेपी के लीडर भी कई बार कह चुके हैं कि हमारे यहाँ पे लीडर्स में सक्षमता कम थी जिस वजह से हमें यहाँ पर आना पड़ रहा है। क्यों नहीं यहाँ तक 370 हटने के बाद पॉलिटिकल राज नहीं आ पाया? क्योंकि उनको पता है जिस दिन चुनाव करवाएंगे बीजेपी को सबसे ज्यादा बैकफुटिंग पे आना पड़ेगा, फिर से सेंटर में कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज आ जाएंगी। तो ये डर जब तक केंद्र सरकार उससे करता है, तो हम जम्मू कश्मीर के लोग चूहे थोड़ी हैं जो हमारे ऊपर टेस्ट किया गया कि इनके ऊपर टेस्ट कीजिए। जो कानून जो फायदा हम भी चाहते हैं कि हमारे वाल्मीकि समाज को फायदा दिया जाए, क्या एक धारा 370 ही था कि वो उनको फायदा देने के लिए उसको हटाना पड़े? कि आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन में और कोई ऐसा राइट्स नहीं था कि आप डायरेक्टली उनको फायदा दे पाते? ये एक खेल ही खेलना था। क्या अगर ये ऑर्डिनेंस पास नहीं करते, अगर ऐसे चीजें थी तो शायद मेरे ख्याल से 70 साल से वो महरूम नहीं रहते। क्यों? तो दिया जा सकता था ना। ये कानूनी राय एक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि विदाउट 370 जो फायदा जो है नहीं दिया जा सकता। इसके हम कंटिन्यू करेंगे, हम वरुण को भी बीच में ऐड करते हैं। वरुण, हालांकि हमारे दर्शक भी देख रहे हैं कि 370 की जब डिस्कशन हो रही है तो दोनों मेरे सहयोगी पत्रकार जो है वो अपने अपने पक्ष जो है वो रख रहे हैं। वरुण, आप किस तरीके से देखते हो? आपने आशीष कोहली जी को भी सुना और अमित जी को भी सुना। क्या लगता है कि 2 साल में कोशिशें ज्यादा हुई लोगों को जो ख्वाब दिखाए थे वो पूरे करने को लेकर, या फिर पिछले 7 साल का हिंदुस्तान के हिसाब से अगर आप देखते हो तो वो जिस तरीके से फार्मर उसको लेकर जो उन्होंने हमेशा कहा काला कानून है और उसके बाद वापस लेना पड़ा, आपको लगता है कोशिशें जहां होती हैं वहां पर जब इंसान भागने की तैयारी करता है या चलने की तैयारी करता है तो गिरता भी है, संभलता भी है, सीखता भी है और आगे चलता भी है? किस तरीके से देखते हो आप 370 को, जो ख्वाब दिखाया था कि वो उसके लिए और समय का इंतजार करना पड़ेगा लोगों को, या फिर अभी इस पर बात करना मतलब पक्ष और विपक्ष पर
जल्दबाजी होगी, किस तरह देखिए? देखिए राहुल जी, पहले तो मैं आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया। आशीष भाई मेरे सीनियर हैं और अमित जी का मैं पहले धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे मीडिया में आने का मौका अमित जी ने दिया था और आज मुझे वो मौका मिल रहा है कि इनके सामने मैं अपने विचार रख सकूं। दोनों मेरे सीनियर हैं, अभी मेरे सीनियर हैं। सबसे पहले जो बात रही धारा 370 की, पहले मैं किसान आंदोलन पे आऊँगा। किसान आंदोलन 1 साल 3 महीने लगातार जारी रहा। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं और देश की जनता से माफ़ी मांगते हैं कि हम इस कानून को बता नहीं पाए, अच्छे से दिखा नहीं पाए, समझा नहीं पाए। वही चीज़ है कि 370 तोड़ी, जम्मू वासियों ने स्वागत किया, ढोल नगाड़ों के साथ 370 टूटने का स्वागत किया, लेकिन केंद्र सरकार जो है वो 370 के फायदे जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता को बता नहीं पाई। हम 24 घंटे सड़कों पर रहते हैं, सबके साथ बातचीत करते हैं, लेकिन आज जम्मू की जनता ये समझ ही नहीं पा रही कि 370 टूटने का हमें जश्न मनाना चाहिए था, जैसे कश्मीर में मातम मनाया गया वैसे मातम मनाना चाहिए था। 370 टूटने के फायदे केंद्र सरकार जो है हमें बता नहीं पाई। प्रदर्शन आप भी कवर करते हैं, आशीष जी भी कवर करते हैं। 370 टूटने से पहले कितने प्रदर्शन होते थे, आज कितने प्रदर्शन हो रहे हैं। इन्होंने कहा था कि 6 महीने में हम 50,000 नौकरी जो है वो देंगे, एक नया जम्मू कश्मीर देखने को मिलेगा, आतंकवाद का सफाया होगा। क्या आतंकवाद का सफाया हुआ? सिर्फ एक पत्थरबाजी जो है वो क्या जो घर बैठे भी इस तरह के सवाल, जाहिर सी बात है आप भी कवर करते हो, हम सब कवर करते हैं, ये सवाल हर एक के जहन में होंगे। क्या आपको लगता है कि मात्र 26 महीनों में ये 26 चीजें या 27 चीजें जो बोली गई वो संभव हो सकती हैं? केंद्र सरकार ने क्या कहा था, 370 टूटने के तुरंत बाद आपको इसके फायदे जो है वो देखना शुरू हो जाएंगे। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आएंगी, यहाँ पर रोजगार बढ़ेगा। क्या कोई इंडस्ट्री अभी तक जम्मू कश्मीर में आई? हिंदुस्तान ने कोविड की मार भी सही है, वो भी चीजें केंद्र सरकार के ऊपर। कोविड का बहाना लगाकर हम डेवलपमेंट के मुद्दे ना पीछे नहीं रख सकते। कोविड आया तो क्या बड़ी बड़ी ये रैली नहीं हुई? यहाँ पर कहा जाता है कि कोविड है, आपको 25 लोग जो हैं वो अपने घरों पे रखने हैं, ज्यादा लोग जो है वो बाहर नहीं रख रहे हैं। शादियों में 25 लोग अलाउड हैं, लेकिन जब भाजपा के बड़े बड़े नेता यहाँ पर आते हैं तब कोविड आपको दिखाई नहीं देता। आपने भी खबर की थी, देवेंद्र सिंह राणा जी जब बीजेपी ज्वाइन करके जम्मू कश्मीर लौटे थे, हजारों लोगों ने उनका वापस स्वागत किया। क्या किसी ने वहां पर मास्क पहना हुआ था? सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि क्या कोरोना है या फिर नहीं। कोरोना सिर्फ गरीबों के घर पे है, इन नेताओं के घर में कोरोना नहीं जाता। अब ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कोरोना है कहाँ कहाँ पे। क्या अमीर लोगों के घर में क्या कोरोना नहीं है? ये कोरोना सिर्फ बहाना है और कुछ नहीं है। डेवलपमेंट मुद्दे की बात आज कोई भी नहीं कर रहा, सिर्फ कश्मीर, आतंकवाद। लेकिन डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं, कहाँ दिख रही है आपको जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट? क्या कोई बड़ी इंडस्ट्री आई? क्या लोगों को जम्मू स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट क्या आज से पहले कभी हुआ? स्मार्ट सिटी ये 370 टूटने के बाद नहीं, ये बहुत पुराना था। 300 डेवलपमेंट हो रही है। राहुल, जब इस तरह की बातें होती है मुझे बताओ, क्या 5 अगस्त 2019 से पहले कुछ नहीं होता था? क्या जम्मू कश्मीर में कोई सड़क नहीं बनती थी, कोई पुल नहीं बनता था, कोई विकास नहीं होता था? या बिल्कुल जंगल में बैठे थे? नहीं आपकी जी एक तो एक व्यक्ति बोल रहे हैं भाई किसको बैठा दिया, तो पहले मैं ये कोई विशाल जी हैं, अब पता नहीं किसके लिए बोल रहे हैं, यहाँ तो 4 लोग हैं, अब किसके लिए बोल रहे हैं किसको बैठा दिया, और साथ में कुछ इमोजी लगाए हैं। पहले तो भैया इमोजी ना कुछ शेर वाला लगा, ये चारों बंदे शेर हैं। तो बाकी जो जिनके लिए आप पूछ रहे हो कि कौन बैठा दिया, तो नाम लिखो तो फिर वैसा जवाब भी आएगा। एक और जिसमें हमने शुरुआत में कहा कि एक हेल्दी डिस्कशन है, हम कोई वाद विवाद में नहीं पड़ रहे। देखिए, एक विचारधारा है, जिस विचारधारा के तहत एक आगे बढ़ा जाता है। यदि हम अलग अलग चैनलों की भी बात करें, हर एक फोकस रहता है किसी चीजों को लेकर। तो एक तो हम ये किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहे, ये तो फेवर करने वाली बात भी नहीं है कि वो अच्छा कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं। हम एक विचारधारा बोल रहे हैं कि ये सोच है हमारी, ये सोच। एक और सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो लोगों को लगता है ना ये किसको बैठा दिया, ये क्या बोल रहे हैं, उनकी एक मानसिकता ना ये पुरानी मानसिकता चल रही है। क्योंकि आज से पहले ना डिबेट्स में सिर्फ कश्मीरी जर्नलिस्ट या नेशनल जर्नलिस्ट ही दिखते थे। अब परेशानी ये हो गया कि भैया जम्मू के डोगरे जर्नलिस्ट दिखने लग गए। ओहो, ये तो मुश्किल हो गया जी। अमित कुमार जी आ गए, ओहो ये तो गलत हो गया। अपना वरुण जी आ गए, राहुल आ गया, आशीष कोहली आ गए, ये कैसे आ गए यहाँ पे? और यहाँ पे तो होने चाहिए थे कश्मीर के जर्नलिस्ट, जिनको तो उमर अब्दुल्ला जिनके बारे में बात करता है, जिनको कैबिनेट रैंक के बंगले दिए हुए हैं, जम्मू में भी दिए हुए हैं कहीं को, खाली वही दिखने चाहिए। तो ऐसा जरूरी नहीं है। अब यहाँ का जो जर्नलिस्ट है जम्मू का, वो इतना काबिल जर्नलिस्ट है कि वो कश्मीर को भी जवाब दे सकता है और दिल्ली को भी जवाब दे सकता है। इतना अच्छे हमारे सोशल मीडिया के इस समय जर्नलिस्ट काम करें, सोशल मीडिया के, मैं उनको बड़ा सपोर्ट करता हूं। और मैं चाहूंगा कि और बच्चे बच्चियां आए सामने और सोशल मीडिया ज्वाइन करें और जो अपने सीनियर्स हैं उनसे सीखें। और डरने की कोई बात नहीं है।
कोई हवा नहीं है मीडिया, आराम से आइए, अपना काम कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, आपको लोग पसंद करेंगे। और दूसरी बात जो अमित जी ने भी एक बात कही जो मैं उसमें जरूर कहना चाहूंगा, जिन्होंने अपनी आपके सवाल के शुरुआत में जवाब दिया कि 370 लाने वाले कौन थे, हमारे महाराजा जी थे। मैं उनका बड़ा आदर सत्कार करता हूं, महाराजा हरि सिंह जी का, जिनकी छुट्टी की हम डिमांड करते हैं, हम सपोर्ट करते हैं। महाराजा हरि सिंह जी ने जो ये कह रहे हैं कि लाने वाले थे, उस समय जब ये चीज ऐड की गई उस समय ये नहीं पता था कि इसके जो आउटकम्स हैं वो क्या होने वाले हैं। अगर पता होता कि आउटकम्स में खाली सिविल सेक्रेटरीट के अंदर 90% कश्मीर के ही लोग होंगे और 10% जम्मू के होंगे, तो मुझे लगता है कि वो भी ऐसा नहीं करते। आज आप सेक्रेटरीट में जाइए, अमित जी सेक्रेटरीट कवर करते हैं, वरुण आप करते हैं, आप मुझे बताइए कि हमारे जम्मू के कितने लोग सेक्रेटरीट में हैं। इसमें कोई कश्मीर के लोग ना मुझे गलत मत कहिएगा, ये मत कहिएगा कि मैं किसी रिलीजन को या किसी कम्युनिटी को या किसी रीजन को के बारे में बोल रहा हूँ, या बायस हो गया हूँ। जो सच है ना उसको बर्दाश्त कीजिए, सच को बर्दाश्त कीजिए। अगर 100 में से 90 लोग कश्मीर के लगे हैं तो लगे हैं, 10 लोग होंगे कोई जम्मू के लगे हुए, और वो किस किस नौकरियों पे लगे हैं आप अच्छे से जानते हैं, अच्छे से जानते हैं आप किस किस नौकरियों पे लगे हैं। इसलिए इस चीज को बर्दाश्त करना सीखिए। तो ये चीजें आज तक हम देखते आए हैं और आप भी देख रहे हैं। और मैं अमित जी से ही पूछना चाहूंगा कि इनके ही घर पे कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिली, आपके घर में कितनों को मिली, वरुण के घर पे, मेरे घर पे कितनों को मिली। क्या हमारे घर में कोई काबिल आदमी ही नहीं है कि एक नौकरी ना हो? लेकिन इसी के विपरीत 4 यहां पर कश्मीर के जर्नलिस्ट बैठे होते तो हर एक के घर पे 2-2 नौकरियां होती। क्या ये एक अभिशाप नहीं था 370? मैं इस बात पे भी बिल्कुल सहमत हूं कि 50,000 नौकरियों का वादा किया गया था, वो नहीं मिली। शायद 8 से 15,000 नौकरियां अभी तक सैंक्शन हुई हैं, जिसके लिए भी अभी कईयों की लिस्टें निकलना बाकी हैं। उसमें सरकार को करना चाहिए कि भैया आपने कहा था वो होना चाहिए। उसमें वरुण ने भी बिल्कुल सही कहा, जो आपने कहा था वो क्यों नहीं हुआ। उसमें आप ये एक्सक्यूज मत दीजिए कोविड का, क्योंकि कोविड का एक्सक्यूज अगर होता तो कोविड का एक्सक्यूज अमित शाह जी की रैली में भी दिखता, कोविड का एक्सक्यूज रविंद्र रैना जी के कश्मीर के प्रोग्राम्स में भी दिखता, कोविड का एक्सक्यूज उमर अब्दुल्ला के प्रोग्राम्स में भी दिखता। कोविड आपके मेरे अमित जी या वरुण जी के लिए नहीं है, कोविड सबके लिए है। तो ये एक्सक्यूज मत दीजिए, नौकरियां दीजिए। 370 को जो हमने सपोर्ट किया है जम्मू के लोगों ने, उनको फायदा दीजिए और फायदा देना भी चाहिए। लेकिन ये भी सच है कि अभी भी जो 370 खत्म होने के बाद ब्यूरोक्रेट्स में वो आइडियोलॉजी अभी बाकी है, वो आइडियोलॉजी अभी पूरी तरह से चेंज नहीं हुई है। तभी रात को ऑर्डर कुछ निकलता है और सुबह जब प्रोटेस्ट होता है तो वो ऑर्डर चेंज हो जाता है। वरुण मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं इससे पहले मैं कुछ जी चाहूंगा। मैंने पिछली बार डिबेट में कहा था कि देशद्रोहियों के लिए ये डिबेट नहीं है। अब जिन भी पत्रकारों का नाम यहाँ पर लिख रहे हैं, आप उनके पास जाइए। ना ही देशद्रोहियों के लिए, ना ही बहरूपियों के लिए ये डिबेट नहीं है। इसलिए आप अपने कमेंट जो है वो अपने पत्रकारों के साथ साझा कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो इंडिया की बात करते हैं, जो जम्मू कश्मीर के हित की बात करते हैं, वही इस प्रोग्राम में अपने कमेंट दें। देशद्रोहियों के लिए इस शो में कोई भी जगह नहीं। बिल्कुल सही कहा। सहयोगी मैं अमित जी के पास आता हूं, लेकिन आपके क्वेश्चन से पहले मैं खुद ही आंसर देना चाहूंगा। देखिए, मैं पहले बार बोल रहा हूँ कि मैं बड़ा आदर सत्कार करता हूँ आशीष भाई का, लेकिन पता नहीं इस मैटर पे जब आता है तो मेरे अंदर से वो भावनाएं आती हैं जो खुद ब खुद ही विपरीत हो जाती है। अब देखिए, धारा 370 को हमने हटाया 2 विषयों को लेकर। पहला हमने ये बोला कि धारा 370 हटने से हमारी विकास जो है वो जम्मू कश्मीर में बढ़ जाएगा। दूसरा कि धारा 370 के पक्ष में हमारे यहाँ पर इतने ज्यादा एंटी नेशनल्स हैं जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं और हमारे देश को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, पहले मैं विकास वाले पे आ जाता हूँ। विकास वरुण ने भी बता दिया कि कितने विकास हुआ है धारा 370। अभी भी बीच में कमेंट्स आ रहे हैं हमारे डेली वेजर्स भाई। बिल्कुल, धारा 370 हटने से पहले भी वो बेचारे रो रहे थे, आज भी रो रहे हैं। आपने धारा 370 हटाई, जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया। यूटी का मतलब ये है कि हम सीधे तौर से अब हमें सेंटर से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। सेंटर हमारा हक है कि आपने यूटी बनाया, हमें आपसे ही पैसा लेना है। हमारे डेली वेजेस को पक्का करने में कितने आपके पैसे लग जाते हैं, यदि वो भी फायदा हमें नहीं दे पाए तो किस नाम के विकास की आप हमें एश्योरेंसेज देते थे। दूसरी आप कहते हैं कि हमने नेशनलिस्ट सोच बनाने के लिए जम्मू कश्मीर को, हर एक बाशिंदे को भारत के साथ जोड़ने के लिए, ताकि एक भारतीयता जो वो आपके कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दिखाई दे। तो आपने
आप ये पहले फिगर बताइए कि क्या पूरा कश्मीर एंटी नेशनल है? आप इस चीज को मानते हैं? हाल ही रविंद्र रैना जी ने जब कश्मीर दौरे पे गए तो उन्होंने खुद बोला कि यहाँ पर सारे जो है कश्मीर जो है वो एंटी नेशनल नहीं है, सिर्फ कुछ टुटपुंजे हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं या एंटी नेशनल चलते हैं। आपको 4 टुटपुंजों को हटाने के लिए, धारा 370 हटाने के लिए इतना जोर जबरदस्ती लगानी पड़ी, तो आपकी ये जोर जबरदस्ती अन्य राज्यों में कहां पे? नागालैंड पे कहां पे, जहां पे आर्टिकल 370 अभी भी चल रहा है। आपके महाराष्ट्र और गुजरात में आर्टिकल 371 चल रहा है, आपके असम में 370/B चल रहा है। वहां पर आपका ये कानून, ये मानसिकता कहां पे जाती है कि 4 आतंकवादी यदि असम, महाराष्ट्र और नागालैंड में चले जाएंगे तो क्या आप उनके बारे में भी सोचेंगे कि उनका स्पेशल प्रोविजन जो है वो हटाना है? दूसरी बड़ी बात, बीजेपी ये पक्ष करती है कि यहां पर जम्मू कश्मीर जब भारत का एक अभिन्न अंग है तो ये पूरे भारत के लिए खुलना चाहिए। यदि जम्मू कश्मीर का बंदा बाहर जाके नौकरी ले सकता तो बाहर का बंदा यहां पे क्यों नहीं आ सकता? तो मध्य प्रदेश में आप ही की बीजेपी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान जो है वहां के मुख्यमंत्री, उन्होंने ऐसा कानून क्यों लाया कि मध्य प्रदेश के जो यहाँ के युवा हैं, ये नौकरियां जो है वो सिर्फ यहाँ के मध्य प्रदेश के लोगों के लिए, बाहर का व्यक्ति कोई नहीं आ सकता। तो यदि जम्मू कश्मीर का एक युवा जो है वो मध्य प्रदेश में जाके सरकारी नौकरी नहीं ले सकता, तो एक मध्य प्रदेश के युवा को क्या अधिकार है वो जम्मू कश्मीर में आके धारा 370 को हटाने का इंजॉय करे कि हम यहाँ पे आके नौकरी ले सकते हैं? तो आपने हटाया, हम भी चाहते थे हटाओ, लेकिन वही चीज है कि जो नशा करता है 4 गोलियों का, आपने चारों गोलियां हटा ली। कम से कम गोलियां तो एक करके हटाते, हमें कॉन्सिक्वेंसेस तो बताते हैं कि पहले एक खाइए, एक हटाइए, उसकी जगह ये खाइए, ये करिए। 370 हटना चाहिए था, वो वैसे भी इस समय टेम्पररी बेसिस पे था, उसका तो यहाँ पे औचित्य ही नहीं था। आपने धारा 370 को हटा के कोई हर किसी को पेट्रियोटिक नहीं बना दिया। हम पहले से पेट्रियोटिक थे, पहले भी भारत का ध्वज हमारे लिए सर्वोपरि था। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, मैंने पहले भी कहा कि 370 सिर्फ नौकरी, डेवलपमेंट, टेररिज्म के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। 370 एक अस्तित्व की लड़ाई भी थी, 370 एक आइडेंटिटी की लड़ाई भी थी, जो आइडेंटिटी यहाँ पर खत्म कर दी गई और जानबूझ के खत्म की गई, उसकी लड़ाई भी थी। अगर आप मेरे साथ जगती चलें, जगती में कश्मीरी हिंदू पंडितों को एक बार आप सुने, तो आज कश्मीरी हिंदू पंडितों की वो महिलाएं जिन्होंने वो मंजर देखा था, वो आज ये कहती हैं कि 370 हटा तो बहुत अच्छा हुआ। हालांकि उनको भी पूरा नहीं पता कि 370 है क्या, लेकिन उनको ये पता है कि इस 370 के आड़ में ही कश्मीर से उनको वहां से निकाला गया। कश्मीर से उनको निकाला गया, जिसे एक्सोडस का नाम दिया जाता है, जिसे ये कहा जाता है कि उनको अपनी जमीन से जबरदस्ती निकाला जाए, जिसे आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माइग्रेशन का नाम देती है। माइग्रेशन जो होती है, किसी को निकाला नहीं जाता, माइग्रेशन कोई भी कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह। रसाना में हुआ तो रसाना में भी लोग माइग्रेट करके बाहर आ गए थे, लेकिन कश्मीर में जो हुआ वो माइग्रेशन नहीं हुई, वो एक एक्सोडस था। उसमें लोगों को उनके घर से निकाल दिया गया, उनकी जमीनें वहीं रह गई, उनके बाग वहां रह गए, उनके घर वहां रह गए, उनका सब कुछ उजड़ गया। उसको भी 370 कहीं ना कहीं शील्ड करता था। शायद वो चीजें तब से कंट्रोल्ड होती तो उस समय जो टेररिज्म था, जो टेररिज्म में कन्वर्ट हुई वहां पे चीजें, वो शायद उस तरह से नहीं कन्वर्ट हो पाती और वहां पर उन लोगों को वहां से निकालने में कोई मजबूर नहीं करता। वही चीज आज भी है जो हम आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, ये आइडेंटिटी की लड़ाई है। 370 आइडेंटिटी की लड़ाई है, ये समझना पड़ेगा, लोगों को भी समझना पड़ेगा और हम सबको भी समझना पड़ेगा। ये आइडेंटिटी की लड़ाई इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं मिनॉरिटी राइट्स, मिनॉरिटी राइट्स पूरे इंडिया में अगर मिनॉरिटीज को मिलते हैं तो जम्मू कश्मीर को अगर ये कहा जाता है कि ये इस्लामिक मेजॉरिटी स्टेट है या अब यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ पर मिनॉरिटी राइट्स किनको मिलने चाहिए? वो तो फिर नॉन मुस्लिम्स को मिलने चाहिए, वो भी यहाँ पर नहीं मिलते। तो ये चीज को आपको समझना पड़ेगा कि 370 एक आइडेंटिटी की लड़ाई थी। इसे आप सिर्फ नौकरियों में और बाकी चीजों में ही मत सीमित रखिए, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ वो इसके चलते ही होता था। और ये एक ऐसा ब्रिज था जो ब्रिज एक टेररिज्म को यहाँ पर बढ़ा रहा था और टूरिज्म को बढ़ने नहीं दे रहा था। लेकिन हाँ, आज खत्म होने के बाद भी उस तरह से लाभ नहीं लोगों को मिल रहे हैं। उसके लिए मैं चाहूंगा कि भाई नौकरियां मिलनी चाहिए, नौकरियां मिलनी चाहिए, डेली वेजर्स को परमानेंट करना चाहिए है। यहाँ पर जो कानून सख्ती से लागू हो रहे हैं 370 खत्म होने के बाद, उनको और सख्ती से करनी चाहिए, जैसे कि एंटी करप्शन ब्यूरो। आज 370 से पहले, ये तो अमित जी भी मानेंगे, 2019 से पहले एंटी करप्शन ब्यूरो उतनी इंडिपेंडेंस के साथ काम नहीं करता था। अगर करता होता तो जम्मू कश्मीर बैंक के बड़े बड़े घोटाले करने वाले उस समय अपना
आराम से मॉल्स खोलकर या सिनेमा हॉल्स खोलकर या बड़े बड़े बिल्डिंगें यहाँ पर जम्मू के अंदर खोलकर नहीं बैठे होते, जिनके ऊपर आज घास गिर रही है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जिनके ऊपर आज डायरेक्ट सेंटर जो है डायरेक्ट यहाँ पर जो है इन्वॉल्व होकर इन लोगों के ऊपर घास गिराती है, जैसे कि एनआईए के साथ साथ अब यहाँ पर एसआईए भी बन चुकी है। तो ये मुझे लगता नहीं है कि जब 370 था तो उस समय ये हो सकता था। तो इस चीज़ को अप्रिशिएबल कदम भी है, लेकिन जो चीज़ें अभी नहीं मिल पा रही हैं उन पे काम करना बहुत ज़रूरी है। मैं अमित जी के पास और वरुण जी के पास भी आऊँगा। मैं एक बार दोबारा से सभी दर्शकों को बता दूं कि आज चर्चा जो हो रही है वो 370 पर हो रही है, क्योंकि हम अगर रिपोर्टर्स फील्ड में जाते हैं तो हम अगर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर का इंटरव्यू करते हैं तो दूसरी तरफ हम कांग्रेस या फिर बाकी पार्टियों से भी रूबरू होते हैं। बहुत से सवाल जहन में लोगों के होते हैं कि आखिरकार हमें अभी तक फायदे कितने मिले या इससे पहले नहीं मिलते थे। लेकिन इस बात से भी लोग जो है, जो खासकर जम्मू की बात करूँ, वो ये कहते हैं कि देखिए जम्मू वालों के साथ हमेशा भेदभाव हुआ है। एक छोटी सी बात, मैं माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूँ। एक शख्स है यहाँ पर जो ये बोल रहे हैं कि 370 से टेररिज्म बढ़ रहा था, अभी खत्म हो गया। बड़ा अच्छा सवाल है आपका, मैं इसका जवाब दूंगा। 370 से टेररिज्म यहाँ पर उसको बढ़ावा मिलता था, मैं अभी एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मिलता था, और अब खत्म नहीं हुआ है, उसके ऊपर भी मैं जवाब दूंगा। आपको याद होगा, अगर आप, अब पता नहीं उम्र कितनी है आपकी, छोटे हैं बड़े हैं मुझे नहीं पता, आपको पता है कि नहीं पता है, आज से पहले जब यहाँ पर पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी, बुरहान वानी आतंकवादी को मारने के लिए डिसीजन नहीं लिया जा रहा था, और उसको मारने के डिसीजन में इतना डिले हुआ कि 100 के करीब वहां पर लोगों की डेथ हुई वहां पर, सिविलियंस। आप रिकॉर्ड स्टेट कर सकते हैं। लेकिन आज किसी भी आतंकवादी को मारने से पहले पूछा नहीं जाता। अगर कोई आतंकी समर्थक यहां बैठा है तो वो ये अच्छे से सुन ले, पहले परमिशनें ली जाती थी 370 के चलते। आज 370 खत्म हो चुका है, आज पूछा नहीं जाता। आज चाहे हैदरपुरा हो या फिर श्रीनगर का सेंट्रल श्रीनगर हो, आतंकवादी है तो आतंकवादी को वहीं पर निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, वहीं पे उसका सर्वनाश कर दिया जाएगा। आज किसी को पूछना नहीं पड़ता। तो जो लोग ये कहते हैं कि 370 में आतंकवाद था और आज नहीं है, उनको ये जवाब है, अब मत पूछिएगा। वरुण जी, मैं आपके पास आता हूँ इसी को लेकर, अमित जी के पास भी आएंगे। वरुण जी, आपके पास आता हूँ। ये जो 370 के बाद जो जिनका प्यार पनपता है पड़ोसी मुल्क को लेकर, और जो शय दिया करते थे वहां के लोकल टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए, आपको लगता है 370 टूटने के बाद उनकी दुकानें बंद रही हैं? सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच हुआ, पाकिस्तान की जीत पर जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर जश्न मनाए गए, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि उन सभी देशद्रोहियों पर कार्रवाई हुई है, और जितने भी स्टूडेंट वहां पर नाच गाना गा रहे थे उन पर कार्रवाई हुई है। सबने माफी मांगी है कि हमें एक बार माफी दे दो। क्या कभी 370 टूटने से पहले क्या ऐसे लोगों पर किसी ने कार्रवाई की? महबूबा मुफ्ती जो बार बार पाकिस्तान के समर्थन में जो बातचीत यहाँ पर करती है, ऐसे लोगों पर भी अब बड़ी जल्दी कार्रवाई होने वाली है। अब देखिए कितने भी अलगावादी नेता हैं, क्या किसी की बयानबाजी आपने सुनी? अब उन नेताओं को कोट बलवाल में नहीं बल्कि तिहाड़ जेल। वरुण भाई, 370 के टाइम पे ना, जब गिलानी गुट के लोग जब है बंद की हड़ताल देते थे ना, तो वो बंद की हड़ताल होती थी। 370 खत्म होने के बाद ना, आज वो स्पेशली प्रेस नोट निकालते हैं, हमने बंद की स्ट्राइक नहीं दी। वही मैं कह रहा हूँ कि आज वही अलगावादी नेता कोट बलवाल जेल में नहीं है, वो तिहाड़ जेल में मरने की कगार पर हैं। बहुत सारे ऐसे अलगावादी नेता हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाई, आज वो मरने की कगार पर है। वो माफी मांग रहे हैं कि हमें माफ कर दो, लेकिन अब उन देशद्रोहियों को माफ नहीं किया जाएगा, चाहे वो बहरूपीय बन के पत्रकारिता कर रहे हों, चाहे वो नेता हों, चाहे भी कोई भी हो। अब उन देशद्रोहियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये एक सबसे बड़ा फायदा जो है वो 370 टूटने के बाद हुआ। मैंने ये चीज कही, मैं भी समर्थन करता हूँ 370 टूटने का। मैंने ये कहा कि जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। फायदे क्या क्या हैं वो भी बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले जम्मू कश्मीर में तिरंगे का अपमान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी। अब किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि तिरंगे के खिलाफ कोई कुछ बोल जाए, उस पर कार्रवाई नहीं होगी। देश का संविधान सीधा सीधा जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। अब देश का संविधान लागू होगा, जो टू नेशन थ्योरी थी वो खत्म होगी। अब एक तिरंगा है,
वो हमारी शान है। कोई दूसरा तिरंगा, दूसरा झंडा जो जम्मू कश्मीर का हुआ करता था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। और जम्मू के युवाओं ने खुद 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर के झंडे को जलाया था। उन्होंने कहा था कि हम अब एक नेशन में हम रहते हैं, वो हिंदुस्तान रहेगा। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग था और हमेशा हमेशा रहेगा। लेकिन अब उन देशद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई होना बिल्कुल निश्चित था। और सबसे अहम बात कि पाकिस्तानी नागरिक भी जम्मू कश्मीर का नागरिक हो सकता था। अगर जम्मू कश्मीर की कोई महिला पाकिस्तानी नागरिक के साथ अगर वो शादी करती थी तो पाकिस्तानी नागरिक को भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिलती थी। अब वो भी खत्म हो चुका है। ये एक सबसे बड़ा फायदा जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए 370 का टूटना कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के हित के लिए है। लेकिन डेवलपमेंट के मुद्दे के बाद आज कोई भी नेता नहीं कर रहा सिर्फ ये कश्मीर है, जम्मू है, आतंकवाद है, अलगावादी है। लेकिन डेवलपमेंट के मुद्दे पर आज कोई भी नेता बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। और यही कहा गया था कि 370 टूटने के बाद एक नया जम्मू कश्मीर देखने को मिलेगा, जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन राहुल जी, आप भी देखते हैं कि कितने युवा सड़कों पर हैं, कितने युवाओं को लाठियां यहां पर मारेगी। लेकिन आज उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए कोई बीएसएफ और सीएसएफ के एस्पिरेंट को किस तरह से भाजपा कार्यालय के बाहर मारा गया, किस तरह से जितनी वैकेंसी थी वो उनको मिली बिल्कुल। जब भाजपा विपक्ष में थी तो भाजपा उन्हीं के हक के लिए लड़ती थी। लेकिन उनको समझ कोई भी नेता क्या बीएसएफ सीएसएफ वालों के पास गया, एक लॉलीपॉप दे दिया कि हाँ हम आपको पक्का करेंगे। जब आप पक्का कर ही नहीं सकते, जब आप उनको नौकरी दे ही नहीं सकते, तो आपने फिर वो लॉलीपॉप उनको क्यों दिया? आप सीधा ये बोल सकते थे कि नहीं, नेक्स्ट वैकेंसी में हम आपको एडजस्ट करेंगे। उनको क्या कहा गया? आपने वो कवर किया था, रविंद्र रैना ने जी कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि आपको एडजस्ट करेंगे। तो फिर अगर नहीं आप कर पाए तो आपने वो लॉलीपॉप क्यों दिया उनको? अब सीधा बोल सकते हैं कि आने वाली जो वैकेंसीज आएंगी हम ये करेंगे कि हम आपको पहले अपनी प्रेफरेंस देंगे। लेकिन वो चीज नहीं की, धोखे में रखा गया। इसलिए वो प्रदर्शन जो है उन युवाओं ने किया, युवाओं को गलत रास्ता दिखाया गया। तो देखिए जो परिदृश्य राहुल जो शब्दों के फेर में फंस गए हैं, वो ये कहना ये चाहते हैं कि धारा 370 हटना चाहिए। हर कोई मानता है कि धारा 370 हटना चाहिए, लेकिन उस धारा 370 हटने का जो चार्म है वो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के थ्रू बाकी नेशंस को नहीं पहुंचा पाई। अब उसमें आप इस तरह से दे सकते हैं, यदि मैं जर्नलिज्म करता हूं, पत्रकारिता करता हूं, यदि मैं सिर्फ पत्रकारिता करके खुश हो जाऊं कि मैं पत्रकारिता अच्छा कर रहा हूं, वो मतलब नहीं है। अगर जो लोग देख रहे हैं वो बोले कि ये पत्रकारिता अच्छी करता है, अच्छा बोलता है, फिर वो मेरी अच्छी शान है। आपने धारा 370 हटाई, आज की तारीख में जम्मू के भीतर ही आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बार बार पूछेंगे कि आपने हमें फायदा क्या पहुंचाया, क्योंकि आपने ये आश्वासन दिया था कि कश्मीर में हम एंटी नेशनल खत्म करेंगे और जम्मू में विकास करवाएंगे। इसी का मतलब धारा 370 हटना है, लेकिन आपने विकास नहीं करवाया। आज भी यदि आपने धारा 370 को आप जमीनों के साथ जोड़ के देखते हैं तो क्यों कस्टोडियन डिपार्टमेंट आज भी एग्जिस्ट करता है? आज भी कस्टोडियन डिपार्टमेंट को हटाने के लिए कई प्रोटेस्ट हुए धारा 370 हटने के बाद, लेकिन आज तक आप उसकी तरफ आवाज भी नहीं उठाते। बीजेपी लीडर्स के साथ पूछते रहो तो कहते हैं कि वर्किंग चल रही है। यदि इतना बड़ा 370 हट सकता है, छोटे से कस्टोडियन डिपार्टमेंट को मर्ज करने के लिए आपको सोचना पड़ रहा है। पंजाब में वो खत्म हो चुका है, अन्य जगहों से खत्म हो चुका है, अभी भी आपको यहाँ पे एग्जिस्ट करने की जरूरत पड़ रही है। उसके बाद आपने धारा 370 हटाई, कई जातियों को उनके जो प्रॉपर्टी खरीदने के राइट्स थे वो उनसे छीन गए थे। गुप्ता थे, सिख भाई थे और अन्य वो थे, उन्होंने काफी एक लंबी एजिटेशन दी और आखिरकार उनको राइट्स वापस मिले। तो जो चीज धारा 370 से पहले थी, पहले आपने छीनी धारा 370 हटा के और उसके बाद आप वापस दे रहे हैं, तो क्या क्या इमेज देना चाहते हो? और अभी भी ऐसी कई जातियां हैं जिसमें कश्यप राजपूत सभा बरादरी है और भी अन्य बरादरी जो अभी भी मरहूम है, क्योंकि उन जो बरादरियों के जो लीडर्स थे वो प्रोटेस्ट ही नहीं कर पाए, क्योंकि बेचारे गरीब है, पसमानदा चीजों से आवाज नहीं उठ रहा, उन्हें अपने कामों से फुर्सत नहीं मिलती। वो कहां पे प्रोटेस्ट करें, कहां पे आवाज करें? तो उनको गवर्नमेंट ने नहीं हिलाया। जिन्होंने आवाज उठाई बिरादरियों ने, उनको उन्होंने हटा दिया, और जो बेचारे चुप थे वो आज भी मर रही हैं वहीं पे, क्योंकि बस उनको गिफ्ट मिला है कि एक 370 हटा दिया है। तो मैं 370 हटाने के, उसको वापस लाने के फेवर में नहीं हूं, मैं हटाने के पक्ष में हूं। लेकिन आपने जो हटाने के बाद जो सपने दिखाए, जो परिभाषा आप लोगों को समझा सकते थे, यदि आप वो सारी चीजें दे देते लोगों को जो अपने वादे किए थे, तो शायद बीजेपी लीडर्स को बार बार छाती फाड़ के डोल करके बताना नहीं पड़ता कि धारा 370 हटाए, अच्छा किया। जबकि लोग जो खुश थे वो खुद डोल लेके आते कि आपने जो काबिल तारीफ काम किया है वो कोई और नहीं कर सकता था, हमने देखा है। लेकिन आज लोग अंदर ही घर बैठे गाली जरूर निकालते, कोई बात नहीं बच्चों, आइलैंड इलेक्शन बोलते नहीं बोलते हैं कैमरे के सामने, सारे डर के मारे बोलते हैं कि एक बार कोई गल नहीं कर लें, ना कर दें, आइलैंड इलेक्शन से 10 गए, और शायद इसलिए इलेक्शन नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे?
तो ये आज हमने जो है हालांकि काफी लंबी हमारी चर्चा होगी और वहीं पर सिंपल सी बात है, हमने उन्हीं बातों की डिस्कशन यहाँ पर की जो घर बैठे व्यूअर्स इस समय उनके दिमाग में चल भी रहा होगा, और 370 के फायदों को लेकर भी बात भी की, और 370 के बाद जो वादे भाजपा सरकार ने किए थे लोगों से वो उन पर कितना अमली जामा जो है पहनाया गया है, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं। क्लोजिंग एक शेर के साथ जरूर करेंगे। विशाल राजपूत जी ने बड़ा अच्छा जो शेर लिखा है जो कि शायद बीजेपी के ऊपर स्टिक बैठता है। जनता बोल रही है चलो माना कि हमें प्यार का इजहार करना नहीं आता, जज्बात ना समझ सको इतने नादान तो तुम भी न थे। वाह, ये देखिए, ये प्यार है जो कमेंट बॉक्स पे आप जो है बरसा रहे हैं। और हमारा आज का जो चर्चा का विषय यही था 370 को लेकर। आखिरकार बहुत से लोग ऐसे हुए होंगे जो एज ए व्यूअर जो देख रहे होंगे जिनको इतनी कुछ चीजों के बारे में शायद ज्ञान नहीं था, या शायद कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको ढेर सारा ज्ञान था। पर्पस और कंक्लूजन आकर ये निकलता है कि धारा 370 टूटने से जहां पर जम्मू कश्मीर के मैक्सिमम लोग खुश हैं, लेकिन जो वादे मौजूदा सरकार ने जम्मू कश्मीर के वासियों को किए थे, चाहे वो डेवलपमेंट हो या नौकरियां हो, वो अब तक नहीं पहुंच पाए हैं। हम इसी तरीके से नेक्स्ट दोबारा कभी इस तरह बैठेंगे और नए मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। फिलहाल मेरे सहयोगी मित्रों को, मेरे सहयोगी आशीष कोहली जी, अमित जी और वरुण जी से को दीजिए इजाजत, और इसी तरीके से आप देखते रहिए द जेके पेजेस। निकलेश के साथ राहुल खत्री, द जेके पेजेस के लिए।